वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th के 6 चैप्टर जो है त्रिभुज, 6 चैप्टर जो त्रिभुज है, इस चैप्टर का पूरे के पूरे फॉर्मूले पे बात करेंगे। त्रिभुज जो ज्यामिति जो होता है चैप्टर, ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं त्रिभुज चैप्टर, उस पे हम बात करेंगे। इसके जितने भी सूत्र है ना, ये सारे सूत्र पे हम लोग बात करेंगे, पूरे फॉर्मूला पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस त्रिभुज में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जिसका होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू के आधार को लिख सकते हैं बेस, इंटू के ऊंचाई को लिख सकते हैं हाइट h। तो 1/2 इंटू b इंटू के h। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू के भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज जो होता है जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो उसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? √3/4 इंटू के भुजा स्क्वायर। अगर ये भुजा ए दिया हुआ है, ये भुजा कितना दिया हुआ है? अगर ए दिया है तो ये तीनों के तीनों साइड क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज में ए हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे √3/4 इंटू के भुजा स्क्वायर। अब भुजा मेरा ए है, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। देखिए, और एक और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, जो 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, जिसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, उसमें पहले सबसे पहले एस निकाला जाता है। एस निकालने का फॉर्मूला होता है a + b + c/2। उसके बाद जब एस निकल जाएगा तो उसको हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका होता है √s इंटू के s - के a, फिर s - के b, उसके बाद s - के c होता है। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला पे हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू के समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। क्या है? समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। इससे क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला में डायरेक्ट इस फॉर्मूला को हम यूज करके इसको बना सकते हैं। चलिए इस चैप्टर के हम मुख्य बिंदु और उसके परिभाषा पे बात करते हैं। उसका मुख्य बिंदु और उसका परिभाषा क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु किसे कहते हैं? जो ये पॉइंट देख रहे हैं ना, ये बिंदु, यही बिंदु है। बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए, बिंदु जो होता है वो एक काल्पनिक ज्यामितीय आकृति होती है, जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही मोटाई होती है। कुछ भी ना हो, उसे कहते हैं बिंदु। यानी कि एक बिंदु जो होता है, एक बिंदु का ना तो लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है, ना ही उसका ऊंचाई होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक बिंदु जो होता है, एक बिंदु का कुछ भी नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर में है कि सरल रेखा क्या है? तो वह काल्पनिक ज्यामितीय रेखा जिसमें केवल लंबाई हो तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाता हो, उसे सरल रेखा कहते हैं। यानी सरल रेखा किसे कहते हैं? एक काल्पनिक ज्यामितीय रेखा जिसमें केवल लंबाई हो तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाता हो, सरल रेखा कहलाती है। नेक्स्ट, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, रेखा क्या है? वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो किंतु चौड़ाई और मोटाई ना हो, रेखा कहलाती है। यानी कि रेखा में क्या है? सिर्फ उसका क्या होना चाहिए? लंबाई और चौड़ाई ना हो, क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। यानी कि होना क्या चाहिए? सिर्फ लंबाई हो। क्या हो? सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। ना तो इसका रेखा का चौड़ाई होता है, ना ही रेखा का क्या होता है? मोटाई होता है। सिर्फ इसमें लंबाई क्या होता है? लंबाई होता है। इसको जितना लंबा आप खींच सकते हैं उतना लंबा ये क्या होगा? जाएगा। ठीक है ना। किरण क्या होता है?
रेखा का वह भाग जो एक ओर अग्रसर हो किरण कहलाता है। यानी कि कोई भी किरण जो होता है, कोई भी रेखा को अगर एक साइड में अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, भगा रहे हैं, इधर वाला स्टॉप है, इधर वाला सिर्फ क्या होगा, जहां आपको लेके जाना है वहां इसको लेके जाइए, तो उसको बोलते हैं किरण। क्या उसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं किरण। यानी कि रेखा का वह भाग जो एक ओर अग्रसर हो, कहा हो, एक ओर अग्रसर हो, माने एक ही तरफ क्या हो, आगे बढ़े एक ही तरफ, और एक तरफ का क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए एक तरफ का। यहाँ पे अगर हम कर दिए, जैसे यहाँ पे है, अभी ये क्या है, किरण नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही ये मुंह लगा देंगे ऐसे करके, तब हम समझ जाएंगे कि इधर वाला क्या है, स्टॉप है, और इधर वाला क्या होगा, अग्रसर होगा, यानी कि आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा बात? चलिए रेखाखंड देखते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। देखिए रेखाखंड, रेखा के सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। कह रहा है कि रेखा का सीमित भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। यानी कि सीमित भाग का मतलब कि जितना हम एक लाइन खींच दिए उससे ना तो इधर बढ़ेगा ना ही इधर बढ़ेगा, कहीं नहीं बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं रेखाखंड। जिसने होता है कि एक 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, इसका मतलब हम लोग स्केल पे क्या करते हैं, स्केल में 5.6 को नापते हैं, और नाप करके पेंसिल को लेकर के यहाँ पे हम लोग खींच देते हैं, और ये मुंह ना तो हम लोग इधर लगाते हैं और ना ही इधर लगाते हैं, हम लोग कहीं भी मुंह उसका नहीं लगाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5.6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं। तो इसका मतलब यही क्या है, हमारा रेखाखंड है, यही मेरा क्या है, रेखाखंड है। समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट आगे देखिए, समतल क्या होता है, वह काल्पनिक आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई है ना असीमित हो उसे समतल कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल। यानी कि समतल का मतलब होता है एक प्लेन सरफेस जिसका कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई होता है, सिर्फ कोई भी समतल का क्या होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। जैसे कि ये हो गया हमारा यहाँ पे, तो अब इसका क्या है, कुछ ना कुछ इसका लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, लेकिन इसमें मोटाई समतल में नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि इस लंबाई और चौड़ाई को आप और भी चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। जैसे लंबाई को हम यहाँ बढ़ा देंगे, अगर हम इसको चौड़ाई को यहाँ बढ़ा देंगे तो ये कितना एरिया बढ़ गया, अब समझिए। तो यानी कि लंबाई इतना बढ़ा हुआ है, चौड़ाई इतना बढ़ा हुआ है, तो अब इतना को हम ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब आपका एरिया जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? यानी कि इसके लंबाई और चौड़ाई को हम लोग दोनों को क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं, असीमित, माने जितना मन करे उतना आप बढ़ा सकते हैं, उसी को बोलते हैं कौन सी, समतल उसको बोलते हैं। ठीक है ना? कह रहा है कि श्याम पट्ट को ले लीजिए, ये बोर्ड है, ये बोर्ड ये क्या है, एक समतल है। क्या है, एक समतल है। कह रहा है कि कैरम बोर्ड को ले लीजिए, ये क्या है, एक समतल के हिस्से है, कैरम बोर्ड भी। ठीक है ना? कैरम बोर्ड देखिए एग्जांपल में दिए हुए है, संरेख बिंदुएं क्या होती है। चलिए इसको आज हम जानेंगे, संरेख बिंदुएं क्या होती है। देखिए वे तीन या तीन से अधिक बिंदुएं जो एक रेखा में स्थित हो, कह रहा है कि संरेख बिंदुएं कहलाती है। यानी कि संरेख बिंदुएं का मतलब यह होता है कि वे तीन या तीन से अधिक बिंदुएं, क्या होती, तीन या तीन से अधिक बिंदुएं। मान लेते हैं कि तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक रेखा में स्थित होना चाहिए। मान लेते हैं एक रेखा हम खींच दिए, ठीक है ना बाबू, एक रेखा हम खींच दिए और इसमें तीन वो पॉइंट है। कितना पॉइंट है, तीन पॉइंट है। कितना पॉइंट है, तीन पॉइंट है। एक रेखा खींच दिए और इसमें तीन पॉइंट है। कह रहा है कि तीन हो या तीन से ज्यादा, यानी कि चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, कितना हो। तो कह रहा है कि तीन या तीन से अधिक बिंदु है जो एक रेखा में स्थित हो, उसे कहते हैं कौन चीज, संरेख बिंदुएं कहलाती है। क्या कहलाती है, संरेख बिंदु। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए एक पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। तो ए बी सी जो है क्या है, एक संरेख बिंदु है। क्या है, एक रेखा में तीन से अधिक बिंदुएं अगर उपलब्ध हो उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, रेखा, क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु। असंरेख बिंदु किसे कहते हैं, देखिए असंरेख बिंदु किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वे तीन या तीन से अधिक बिंदु है जो एक रेखा में स्थित ना हो। जैसे मान लेते हैं एक रेखा खींच दी हम यहाँ पे, ठीक है ना, और हम कहें कि भाई एगो तो यहाँ पे है, लेकिन एगो इधर है, एगो इधर है, एगो इधर है, मान लेते हैं तीन चार को बिंदु दे दिए जो एक लाइन में नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या पी क्यू आर एस
क्या एक संरेख बिंदु है? नहीं है, क्योंकि एक रेखा में नहीं है। यहां से भी अगर हम खींचे तो 2 आ रहा है एक में, फिर यहां से खींच रहे हैं तो ये एक रेखा में क्या है 2 बिंदु आ रहा है। यहां से खींच रहे हैं तो ये 2 आ रहा है, यहां से खींचेंगे तो 2 आएगा, फिर यहां से खींचेंगे तो 2 आएगा। लेकिन ये चारों के चारों कोई ऐसा रेखा खींच सकते हैं जो चारों बिंदु आ जाए? नहीं, उसको अपना से सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, उसको क्या बोलते हैं? असंरेख बिंदु। नेक्स्ट, संगामी रेखाएं क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, संगामी रेखाएं देखिएगा, संगामी रेखाएं वे 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से होकर गुजरती है, संगामी रेखाएं कहलाती है। यानी कि एक ही बिंदु से 2, 3 या उससे अधिक रेखाएं क्या होती है? गुजरती है, एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसे बोलते हैं संगामी रेखाएं। जैसे कि मान लेते हैं बाबू कि यहाँ पे एक बिंदु है और इस बिंदु से मान लेते हैं एक रेखा यहाँ से गुजर गया, फिर यहाँ से एक रेखा इधर गुजर गया, फिर यहाँ से एक रेखा आई से इस बिंदु का नाम है मान लेते हैं P, और यहाँ से एक गुजर गया, फिर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से एक गुजर गया, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कि एक बिंदु P है, इस P बिंदु से बहुत सारे रेखाएं क्या हो रही है? गुजर रही है, ठीक है ना। तो उस सारे रेखाएं को क्या बोलेंगे? संगामी रेखाएं बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट था यहाँ पे और इस पॉइंट से यहाँ पे CD एक रेखा गुजर गया, यहाँ पे P एक गुजर गया, यहाँ से AB एक गुजर रहा है, ठीक है ना। यहाँ PQ है, तो बहुत सारे रेखाएं क्या हो रही है? एक ही बिंदु से होकर के गुजरते हुए जा रही है, जिसे हम बोलेंगे संगामी रेखाएं। तो संगामी रेखाएं का मतलब होता है कि एक बिंदु से बहुत सारे रेखाएं गुजर के जाती है, उसे बोलते हैं संगामी रेखाएं, ठीक है। नेक्स्ट, आगे चलिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेखा के प्रकार, यानी सबसे 1 नंबर में है रेखा के प्रकार में सबसे पहले सरल रेखा आता है। वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाती है, सरल रेखाएं कहलाती है। यानी कि सरल रेखा का मतलब यह होता है कि अगर 2 बिंदु है, यहाँ पे एक A बिंदु है और यहाँ बाबू एक B बिंदु है, और हम एक रेखा, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, और ये क्या हो रहा है? बिना दिशा बदले सीधा A से B पर जाके मिल गया, सीधा A से B पे जाके मिल गया। यानी कि वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा को बदले है ना जाती है, उसे सरल रेखा कहते हैं। जैसे कि ये पॉइंट देख सकते हैं, इसमें भी एग्जांपल हम दिए हुए हैं कि ये A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है, ठीक है ना। और A पॉइंट और B पॉइंट बिल्कुल सीधा लाइन में क्या हुआ है? खींचा गया है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सरल रेखा बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे, ये वक्र रेखा क्या है? 2 नंबर में आइए, ठीक है ना। ये रेखा के सब प्रकार हम बता रहे हैं, ये सब क्या है? ये रेखा का प्रकार है, ठीक है ना। वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदले हुए जाती है, वक्र रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? वक्र रेखा कहलाती है। यानी कि वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदले हुए जाती है, वक्र रेखा कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। देखिए, कोण और समांतर रेखाएं। कोण और समांतर रेखाएं, कोण किसे कहते हैं? जब 2 रेखाएं या 2 रेखाखंड या 2 किरणें एक बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु पर रेखाओं या रेखाखंडों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कह रहा है बाबू? 2 रेखाएं या 2 रेखाखंड या 2 किरणें, तीनों पे बात करते हैं हम। अगर 2 रेखाएं या 2 रेखाखंड या 2 किरण अगर एक बिंदु पर आके मिलते हैं या झुकते हैं तो वहां पे जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। 2 रेखाएं या 2 रेखाखंड या 2 किरण एक बिंदु पर मिलते हैं। कहां? एक बिंदु पर। मान लेते यहाँ से कोई आया, फिर यहाँ से, तो मान लेते हैं कि एक यहाँ से आया, फिर एक यहाँ से आया, आके दोनों यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए, यहाँ से ये 2 किरण है, यहाँ से एक किरण इधर जा रहा है, एक किरण इधर जा रहा है, यहाँ से ना जा रहा है जी, वो पॉइंट से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा, एंगल बन जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा AOB। यहाँ देखिए, ये है A, ये हो जाएगा AO और यहाँ पे B है, AOB। या हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं AOB, यानी कि
इधर से आकर के हम इधर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये वो कोण हो गया। इसी कोण का ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, हम ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बी ओ ए, यहाँ पे बी ओ ए पढ़ सकते हैं। तो इस कोण को हम ए ओ बी, यानी कि इधर से पढ़ते हुए आएंगे इधर जाएंगे ए ओ बी, या हम इधर से पढ़ते हुए जाएंगे बी ओ ए। नीतीश समझ में आ रहा है, बी ओ और ए, तो हम इसको भी पढ़ सकते हैं ऐसे भी, समझ में आ रहा बात। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखिए, शीर्ष क्या होता है। शीर्ष, शीर्ष क्या होता है इसको समझिएगा। ये शीर्ष क्या होता है, करे जिस बिंदु पर दो भुजाएं आकर मिलती है वो शीर्ष कहलाते हैं। क्या होता है, दो भुजाएं आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, शीर्ष। यानी कि जिस बिंदु पर दो भुजाएं, मान लेते हैं बाबू यहां से यहां, तो मान लेते हैं कि एक ये शीर्ष हो गया, ये क्या हो गया, ये शीर्ष हो गया ना जी। करे जिस बिंदु पर दो भुजाएं आ करके मिलती है वो, तो वह शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष। तो मान लेते हैं दो भुजा कहां पे आके मिलती है, बताइए, दो भुजाएं कहां पे आके मिलती है, यहां पे आके मिल रही है, यहां पे आके मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। आगे देखिए कोण के प्रकार, तो कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण हो गया, देखो शून्य कोण हो गया, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, जितना भी होता है कोण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसको देखेंगे हम। तो ये न्यून कोण देखिए, पहले कह रहा है कि शून्य कोण को क्या कहते हैं, जिस कोण में 0 डिग्री होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन खींच दी, अब हमको यहाँ पे अगर ऐसे एक लाइन खींचते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका एंगल है, लेकिन हम कह रहे हैं जो सेकंड वाला लाइन है वो इसी के ऊपर है। मान लेते हैं एक फर्स्ट वाला लाइन यहाँ है, ठीक है ना, देखिए फर्स्ट वाला लाइन यहाँ पे है और सेकंड वाला लाइन इसी के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री का। कितना, 0 डिग्री का। तो जिस कोण का माप 0 डिग्री है उसे शून्य कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा वाला लाइन यहाँ तक गया है और छोटा जो कोण बनाने वाला जो लाइन है वो भी लाइन इसी के ऊपर है। क्या है, इसी के ऊपर है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, शून्य कोण बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। न्यून कोण में आइए, न्यून कोण में बाबू होता है कि जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये आप लोग 7 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, और आपको 10th के जो बेसिक का फॉर्मूला है त्रिभुज का, इसमें भी आप लोगों को मिल गया, ठीक है ना। तो जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं उसको बोलते हैं न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं बाबू 10 डिग्री, ये भी 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। 20, 30, 40, 85 डिग्री, 89 डिग्री तक हम कह सकते हैं। कितना, 89, यानी कि 89 डिग्री भी क्या है, न्यून कोण है, क्योंकि 90 से क्या है, कम है, 90 से छोटा है। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ एग्जाम्पल भी आपके ऊपर यहाँ पे दिया गया है, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। यहाँ पे एंगल को बना के दिखाया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे दे रहा है, समकोण किसे कहते हैं। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। समकोण में देख लीजिए, याद रखिएगा, एक लाइन जो होता है, एक रेखा जो होता है, एक किरण जो होता है, एक दूसरा रेखा जो होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। तो मान लेते हैं इसके ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा बात। और यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का सिंबल यही है। तो समकोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं समकोण। उसे क्या बोलते हैं, समकोण। तो ये समकोण का सिंबल है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे देखिए, अब आइए अधिक कोण। किसमें, अधिक कोण में आइए। अधिक कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक, 180 से छोटा, उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 120 से 139 डिग्री। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण में 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो और 180 से कम हो उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है ना। डिफिनीशन में आप देख सकते हैं, इसको पीडीएफ आप लोगों के पास होगा, उसको देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम बता सकते हैं कि 120 डिग्री का जो कोण है वो कौन सा कोण है, अधिक कोण है। कौन सा कोण है, अधिक कोण। 129 डिग्री का भी क्या है, अधिक कोण है। 179 179 डिग्री का कोण जो है, 179 डिग्री का जो कोण है ये भी क्या है, अधिक कोण है। ठीक है ना जी। क्योंकि इसमें होता यह है,
कि अधिक कोण में आप ऐसे सिंबल भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। 90 डिग्री यहाँ x रहेगा, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना जी 90। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 180, यानी कि 180 लेस देन x, यहाँ पे होना चाहिए 90 ग्रेटर देन, है ना जी, ऐसे होना चाहिए आपका। यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा। ये वाला जो सिंबल है आपका किसका है, ग्रेटर देन का, और ये वाला जो सिंबल आपका है ये लेस देन का है। ये बता रहा है कि 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, यहाँ 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू कौन जी, अधिक कोण बोलते हैं उसको। यहाँ देखिए सरल कोण या रिजु कोण ही से कहते हैं। तो 180 डिग्री का कोण को रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण क्या है, रिजु कोण। 180 डिग्री के कोण को हम रिजु कोण कहते हैं। यहां देख लीजिए, यहां से कोई भी एंगल यहां से उठ करके ऐसे ऐसे जाता है, बिल्कुल यहाँ पे आकर के ऐसे सीधा लाइन हो जाता है ना ऐसे, तो ये पूरा 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना, पूरा 180 डिग्री का कोण होता है। तो इसी को बोलते हैं 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। देखिए प्रतिवर्ती कोण अथवा पुनर्युक्त कोण या तो बृहत कोण, ये 3 गो नाम है। तो आप प्रतिवर्ती कोण याद रखिएगा, ठीक है ना, कि प्रतिवर्ती कोण अथवा पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण किसे कहते हैं। तो इसमें होता है कि 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 180 से बड़ा है और 360 से क्या है, छोटा है, उसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो 180 से बड़ा का मतलब 190, 200, 210, 200 कितना, 280, 230, 330 का एग्जाम्पल सब दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। तो देखिए 360 डिग्री को कोणों को पूर्ण कोण बोलते हैं, यानी पूरा 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं जी, पूर्ण कोण बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला लाइन है और यहाँ से पूरा एंगल बनाते बनाते यहाँ पे पूरा एक चक्कर लगा के फिर इसी पे आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण बोलेंगे, ठीक है ना, या संपूर्ण कोण भी इसको बोल सकते हैं, संपूर्ण कोण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक। इतना जो है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ठीक से, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे का और कुछ फॉर्मूला है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा।